हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि डेली 8 बजे टेस्ट होता है जो जीके और जीएस का क्वेश्चन होता है दोस्तों, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन लिए होते हैं और इससे हम जुड़ी सभी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। और आज भी कुछ 15 क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। आपको पता है क्वेश्चन सिर्फ 15 होते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। ठीक है। बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रंग नहीं है दोस्तों, कौन सा रोग है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विषाणु के कारण जो होने वाले रोग हैं उसको कैसे याद रख सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन से रोग विषाणु से होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जिसको आपको याद रखना होगा। क्या है? GFPTA, यानी GF बटा के हो गया। फिर यहाँ पर हो गया दोस्तों चल बे। मतलब आपका कोई दोस्त है और आप उस दोस्त को ऐसे कह रहे हैं कि GF बटा के चल बे। तो देखिए क्या है कि जो ट्रिक है कुछ फनी जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। कैसे इसको समझेंगे? देखिए जी फार क्या हो जाएगा। देखिए जी फार आपका हो गया गलसुआ। क्या हो जाएगा? गलसुआ। जी फार क्या हो गया? गलसुआ। ठीक है। यप से क्या हो गया? यप से हो गया फ्लूएंजा। ठीक है। क्या हो गया? फ्लूएंजा। और इसको आप फ्लूएंजा को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि इसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, एप से क्या हो गया? फ्लू हो गया। ठीक है, फ्लू। उसके बाद हम बात करें कि पी से क्या हो गया, तो पी से आपका हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा पी से। टी से क्या हो गया? तो टी से एक ट्रेकोमा, एक बीमारी है जो नेत्र से संबंधित होता है। तो टी से क्या हो गया? ट्रेकोमा हो गया। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें के से, तो के से क्या आ जाएगा? तो के से हो जाएगा खसरा, जो आपको पता है एक रोग है, खसरा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा। अब बात करते हैं चल से। इस पूरे चल से याद रखिएगा, चल से क्या हो गया? चेचक। मतलब च से क्या हो गया? चेचक हो गया। तो चेचक भी किससे होने वाला रोग है? आपका वायरस से। ठीक है। वायरस का मतलब हो गया विषाणु। ठीक है। विषाणु से होने वाले रोग है। तो याद रखना है सारे रोग जो हैं ये विषाणु से होते हैं। ठीक है। एक और रोग है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंसेफ्लाइटिस। जो इंसेफ्लाइटिस है वो भी किससे? वायरस से ही होने वाला रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। तो याद रखेंगे जी फॉर गलसुआ हो गया, फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, और फिर आपका हो गया ये आपका टी से क्या हो गया? टी से आपका आपका हो जाता है ट्रेकोमा। और के से क्या हो गया? के से आपका हो गया के से क्या बोले? खसरा। ठीक है। के से क्या हो गया? आपका खसरा रोग हो गया। ठीक है। और फिर चल से क्या हो गया? चेचक। और फिर एक हमने बोला है इंसेफ्लाइटिस। तो इस जितने भी रोग हैं ये किससे होने वाले हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। एक और अब बात करते हैं जो आपके, ये तो विषाणु से होने वाले रोग हैं। फिर बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसको याद रखिएगा। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए इसके लिए ट्रिक है वो क्या है? पंडित पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है। मतलब कोई पिता है, ठीक है, जो अपनी बेटी से कह रहा है क्या? पंडित का टिक है न्यू है बेटी रिया। अब देखिए पंडित से क्या हो जाएगा? प से क्या हो गया? प्लेग हो गया। क्या हो गया? प्लेग। प से हो गया आपका प्लेग। ठीक है। फिर ड से क्या हो गया? डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया ड से। इसको भी याद रखिएगा। और त से क्या हो गया? तो आपका तपेदिक जो होगा क्या हो जाएगा? ट से हो जाएगा। त से आपका हो गया तपेदिक। ठीक है। टी से क्या हो गया? टीटनस। टी से क्या हो गया? आपका टीटनस हो गया टी से। और क से क्या हो गया? काली खांसी हो गया। न्यू से क्या हो गया? निमोनिया हो गया। और है से क्या हो गया? हैजा हो गया। और बैक्टीरिया से क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, होने वाले रोग हैं, ये किससे होने वाले रोग हैं? ये आपके जो हैं आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और एक इसके अलावा एक और बीमारी है दोस्तों, सिफिलिस। सिफिलिस भी किससे होता है? बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। सिफिलिस जो है ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से।
क्या है, ताम्र की डिस्क में एक छेद, यदि डिस्क को छेद है, डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार, मतलब आकार क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तब देखिए, कोई भी अगर डिस्क है, अगर वो मान लीजिए तांबे का है, तो तांबा क्या है, एक धातु है। ठीक है, तांबा क्या है, एक धातु है। और आपको पता है, जब किसी धातु को आप टेम्परेचर, ताप देंगे तो उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। धातु में क्या होता है, प्रसार होता है। तो इसी कारण क्या होगा, धातु में जब प्रसार होगा, देखिए अगर सिंपल सी बात समझे, प्रसार का मतलब होता है बढ़ना। तो जब धातु बढ़ेगा, अगर देखिए सबसे पहले ये छोटा सा धातु है, अब इसका प्रसार होगा तो मतलब इस धातु बढ़ेगा, तो छिद्र भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जब छिद्र, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी धातु को आप गर्म करते हैं तो उसमें अगर छिद्र है तो क्या होगा, तो छिद्र का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका भी रीजन यही है कि जो रेल गर्मी के दिनों में क्या होता है, धातु में प्रसार होता है, जिससे जो रेल की पटरियाँ होती है क्या होती है, टेढ़ी हो जाती हैं, और टेढ़ी होकर सट ना जाए, इसलिए उनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछता जाता है कि गर्मी के दिनों में जो पोल पे लगे तार होते हैं, वो तार क्या होते हैं, लचीले हो जाते हैं, जबकि ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, ठंडी के दिनों में वो टाइट हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है ठंडी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है, कम होता है, जिससे टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, धातु में क्या होता है, सिकुड़ता है। धातु क्या होती है, सिकुड़ती हैं। ठीक है, और अधिक टेम्परेचर में धातु क्या होती है, फैलती हैं। तो देखिए ठंडी के दिन में सिकुड़ेंगी तो इससे टाइट हो जाता है, और जब अधिक मतलब गर्मी के दिन में क्या होता है, उसमें वो मतलब प्रसार होता है, इसलिए क्या होता है, वो आपका प्रसार होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब लचीला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कैंसर से संबंधित है, कैंसर संबंधित है, मतलब अब देखिए कैंसर किस संबंधित है, घावों के जड़ मतलब घावों के सड़ जाने से, ऊतकों की यांत्रिक वृद्धि से, बड़े ट्यूमरों से, देखिए बड़े और ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से। देखिए जब ऊतक, जो ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, ऊतक का जो क्या होता है, नियंत्रित विभाजन, मतलब अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है, तब उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसर बोलते हैं। यानी किसी अंग का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना, यानी विभाजन का मतलब क्या है, अनियंत्रित रूप से क्या, विभाजित होना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कीट रोग है, मतलब किसको कीट जो है फैलाते हैं। तो आप बताइए कि जो कीटवाहिक रोग कौन है। तो याद रखिएगा, जो आपका मतलब प्लेग है, ठीक है, प्लेग, इस रोग में भी कीटवाहक का काम करते हैं। मलेरिया है, मलेरिया में भी क्या, कीटवाहक का काम करते हैं। काला जार जो भी है, इसमें भी कीटवाहक काम करते हैं। बाकी जो बेरी बेरी रोग है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो होता है आपका कीटवाहक काम नहीं करते हैं, और ये विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग है। प्लेग की बात करें तो अभी हमने बताया, प्लेग किसके कमी से होने वाला है, वायरस से होने वाला रोग है, कौन है, प्लेग है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद होने चाहिए। चलिए अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, सॉरी, प्लेग जो है वायरस के कमी से नहीं होने वाला रोग है। जो प्लेग है ये विषाणु, हाँ, इस जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और देखा भी गया है। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है। तो जब किसी पहले हम समझ रहे थे पारा से क्या होता है, तो पारा, जब पारा की विषाक्तता होती है तो इससे मीन माता रोग होता है। क्या होता है, मीन माता रोग होता है पारा की विषाक्तता से। नाइट्रेट से क्या होता है, तो एक आप रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है वो किससे होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका नाइट्रेट की कमी से। कैडमियम से क्या होता है, तो याद रखिएगा इटाई जो रोग है वो कैडमियम से होता है। ठीक है, अगर बात करें आप आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक का जो संकेत होता है क्या होता है, एस होता है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 33, और यह एक उपधातु है। मतलब उपधातु उसे कहते हैं जो ना ही क्या होता है, धातु होता है,
और ना ही क्या होता है पूर्णतः अधातु होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बीच का होता है। ठीक है, आर्सेनिक में आर्सेनिक जो है वो अधिकतर अधातु का काम करता है, धातु का काम बहुत कम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक उपधातु में आता है। बात करें पारा का, तो पारा का संकेत क्या होता है, पीजी होता है। पारा का संकेत सॉरी पीबी होगा, नहीं सॉरी एचजी होगा। और जब पारा का संकेत एचजी है और इससे आपको पता है एचजी, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। और जो थर्मामीटर में जो पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ होता है, वो पारा ही होता है। तो इसे भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैडमियम का जो परमाणु क्रमांक कितना है, 48 है। याद रखिएगा कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 48 है। आर्सेनिक का कितना है, 33 हमने बता दिया। और पारा का कितना होता है, 80 होता है, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, मतलब किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जल में फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है इसका हम प्रयोग करते हैं जैव पदार्थों के संलेपन में। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस कैसे, मतलब किसके नीचे रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा शीतल जल के नीचे रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, बात करें अमोनिया की, तो इसका संकेत क्या होता है, NH4 होता है अमोनिया। ठीक है, उसके बाद बात करें NH4Cl होता है अमोनिया, सॉरी अमोनिया की बात करें तो NH4 होता है, ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल जो है आपको पता है। उसके बाद हम बात करें एक केरोसिन है, तो केरोसिन में एक और पदार्थ को आप रखते हैं, उस पदार्थ का नाम क्या है। तो सोडियम धातु को जो होता है हम लोग केरोसिन में रख देते हैं। कहाँ पर, सोडियम धातु को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। तो अभी जो क्वेश्चन में कहा किस में रखा जाएगा, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए संक्रमण तत्व दो तरह, एक तो आपसे पूछेगा संक्रमण तत्व और एक पूछेगा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो याद रखेंगे अगर संक्रमण तत्वों की बात करेंगे तो यह डी ब्लॉक के जो डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। और ये जो तत्व होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते, ये टोटल इनकी संख्या कितनी है, 40 है। यानी संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है, 40 है। और जो असंक्रमण तत्वों की संख्या है वो कितनी है, 28 है। कितनी है, 28। देखिए जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी होते हैं इनके जो तत्वों की संख्या होती है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को मिला करके देखिए, जो लैंथेनाइड की बात करें तो ये 58 से 71 तक होता है। और एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें तो 90 से 93 होता है। टोटल इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो टोटल आपको मिल जाएंगे 28। यानी एक कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व और एक क्या कहलाते हैं गैर सॉरी एक सिर्फ संक्रमण तत्व ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। बात करें आपका जो पीरियड टेबल है इसमें 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। कितने होते हैं, 7 आवर्त और टोटल 12 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 12 वर्ग। तो आपसे पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त सारणी होते हैं। तो 7 आवर्त और 12 वर्ग होते हैं। आप मतलब 7 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त और 12 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए अगर बात करें हम आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी जो होता है, ठीक है, ये सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, सबसे पहले जो आवर्त सारणी बात करें तो मेंडलीफ ने ही क्या किया था, वह मतलब पहला आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या किया था, पहला आवर्त सारणी बनाया था। फिर उसके बाद मोजले ने, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसका है, मोजले का है। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है न्यूलैंड ने, एक क्या दिया था न्यूलैंड ने। देखिए वर्गीकरण के जनक वैसे तो हम लोग बोलते हैं किसको, प्रिस्टले को। जो प्रिस्टले होते हैं इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण, इनको हम बोलते हैं वर्गीकरण का जनक। फिर प्रिस्टले के बाद आपके आगे कौन, प्रिस्टले, ये इनको कहते हैं वर्गीकरण का जनक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब चूँकि बहुत सारे धातु जब मिलते गए, तत्व मिलते गए, तो उनके गुणों को अध्ययन करने के लिए एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको आवर्त मतलब वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया था। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था। इसको आप याद रखिएगा, यानी प्रिस्टले को वर्गीकरण का जनक कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड ने अपना क्या किया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे जो अपना त्रिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। तो ये सारे, इसके बाद आपका जो मेंडलीफ ने अपना और साड़ी बनाया, फिर मोजले ने उसको उसमें कुछ संशोधन किए। तो इस तरह से आगे क्या हुए चलते गए, ठीक है। तो जो क्या होता है कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है दोस्तों, इन्हीं को क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद रखिएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं, ठीक है। साबुन में वैसे क्या होता है दोस्तों, वसा होता है और उच्च क्वालिटी के जो क्षार धातु होते हैं, ठीक है। और उसमें जो इनके साबुन मतलब इनको मिला करके क्या कहता है, साबुन को बनाया जाता है। और मतलब क्षारित धातु और वसा, वसा मतलब जो तेल, अब चूंकि पता है आपको कोई भी साबुन क्या होता है, चिकना चिकना होता है, तो उसमें तेल वाले पदार्थ मिले होते हैं। फिर उसमें चंदन, सुगंधित पदार्थ मिला करके, इत्र वगैरह मिला करके फिर हम साबुन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यानी साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें तो निम्न तापी जो इंजनों का मतलब जो अनुप्रयोग है किस में होता है, तो याद रखिएगा जो निम्न तापी जो इंजनों का उपयोग करते हैं हम लोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं, ठीक है। तो इसको आप पता रखेंगे। फिर बात करें रॉकेट, तो रॉकेट जो है यह किस नियम पर काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है कौन, रॉकेट। तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया के बराबर परस्पर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी चीज़ पर धक्का मारेंगे तो सेम वही चीज़ उतने फोर्स से तुरंत आपको क्या करेगा, धक्का मारेगा विपरीत दिशा में। तो इसी को बोलते हैं क्रिया के बराबर परस्पर एवं विपरीत प्रतिक्रिया। तो न्यूटन जो है इसी नियम पर काम करता है, ठीक है। मतलब अगर न्यूटन जो बात करें, पूछता है क्योंकि न्यूटन का जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी निकाय का जो कुल वेग है वो क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी उस निकाय का वेग हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है। देखिए संवेग एक क्या है, सदिश राशि है, इसको पी से लिखते हैं। और इसका पी बार क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, वी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो याद रखिएगा संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अभी तक जितने मैंने बताया आपको, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका मतलब किसी द्रव का जब वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करें, जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होगा, पहली बात समझिए, अगर कोई द्रव है, हम एक बात कर लेते हैं, जल की बात कर लेते हैं। तो जल जो है ना, कोई भी द्रव है, मतलब अगर हम जल की यहाँ पर बात करें, तो जल को जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, जल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर मतलब 100 पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, 100 पहुँच गया, तो अब वहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना मतलब नहीं बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर अब वहाँ से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब वहाँ से क्या होगा, वह उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी अब वहाँ से जो है आपका जल क्या होगा, उबलने लगेगा। और जब जल उबलेगा तो यहाँ से जो जल है वो वाष्प बनकर क्या होता है, उड़ने लगता है। यानी 100 सेंटीग्रेड के बाद जो जल का तापमान है वो अब नहीं बढ़ता, यानी 100 से 101 नहीं हो पाता है, क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है, आपका जो क्या है, वायु है, मतलब सॉरी जल है, वो किस में, वाष्प में बदलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, तो वह टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ है अपनी किसी पदार्थ की अवस्था क्या होता है, बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, वह उसका गुप्त ऊष्मा कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर बात करें द्रव का जो यानी जल का जो क्वथनांक होता है वो स होता है, क्वथनांक जिस पर कोई द्रव क्या होता है, वाष्प बदलने लगता है, कोई द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है।
हिमांक क्या होता है, तो जिस पर कोई द्रव बर्फ से पिघलने लगता है उसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो जो जल का हिमांक होता है, मतलब बर्फ का 0 सेंटीग्रेड होता है जल का हिमांक। कोई वस्तु जो है ठोस की अवस्था में रहे तो उसको, इसका हम क्या हिमांक बोलते हैं। तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड, और इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। तो इसको याद रखिए। तो देखिए, जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है, होने से उसका तापमान क्या होता है, द्रव का तापमान बढ़ेगा नहीं, ठीक है। द्रव का तापमान क्या होगा, नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियत है। क्योंकि अब जो भी हम ऊर्जा देंगे वह उसके तापमान को नहीं बढ़ाएगा, उसकी अवस्था को क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, सिर्फ क्या होगा, उसकी अवस्था बदलेगी। यानी जो जल का तापमान है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखें, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आकाश का रंग, यहाँ पर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण। तो देखिए, आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होता है, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्योंकि सब अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक हैं, तो इसको डिस्कस करना उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। देखिए क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ है बिखराव। तो देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो वो क्या होती है, बिखर जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से कोई वस्तु है और यहाँ से कोई प्रकाश ऐसे आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश इस तरह से आ रही है, तो क्या इसकी इस पार तो जा नहीं पाएगी। अब यहाँ से इसका क्या होगा, बिखराव होगा। यहाँ से क्या होगा, ये बिखराव होगा। तो सेम इसी तरह बिखराव क्या होता है, जब सूर्य का जो प्रकाश होता है कहाँ से आता है, वायुमंडल से आता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से आता है तो वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में बहुत, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका पृथ्वी है, या ऐसे समझिए ये आपका क्या है, सूर्य है, और ये आपका क्या है, पृथ्वी है। बीच में क्या है, बीच में आपका वायुमंडल है। तो जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे कण हैं। ये कण जलवाष्प के भी हैं, धूल के कण भी हैं, और गैस के कण भी हैं। तो जब प्रकाश ये आता है, ठीक है, तो ये प्रकाश आने से क्या होता है, यह इन कणों से टकराता है, और टकराने के बाद इन कुछ कण, देखिए मान लीजिए जो कण होते हैं मतलब, चूँकि प्रकाश में बहुत सारे रंग हैं, ठीक है, प्रकाश में कितने रंग हैं भाई, तो याद रखिएगा, प्रकाश में टोटल 7 रंग तो हम देख पाते हैं, जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। जिन्हें हम देख पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। यानी जो बैगनी रंग में जो 7 प्रकाश होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, ये आप इस सूत्र से याद रख सकते हैं, वी ग्योर। अब इससे क्या याद रखेंगे, बी से क्या होगा, वायलेट यानी पराबैंगनी, बैगनी किरण, ठीक है, कौन, बैगनी किरण। आई से इंडिको यानी जामुनी, और बी से क्या होगा, ब्लू मतलब नीला। जी से क्या होगा, ग्रीन मतलब हरा, और वाई से क्या हो गया, येलो मतलब पीला, और ओ से क्या हो गया, ऑरेंज मतलब नारंगी, ठीक है, और आर से क्या हो गया, रेड। ठीक है, तो ये मेजरली इतने रंग होते हैं जो हम देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो है, आपको पता है सबसे अगर मतलब सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वह बैगनी रंग के लिए होता है, और सबसे कम किस रंग की होता है, रेड रंग के लिए होता है। याद रखिएगा, सबसे कम और जो होता है रेड रंग के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इस प्रकाश से जो, चूँकि तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है, कोई कितना चौड़ा, मतलब कितना, ऐसे याद रखिए, कोई कितना रास्ता लेकर चल रहा है वह उसकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। जैसे कुछ लोग इतने रास्ते में लेकर चलेंगे, कुछ लोग सिर्फ इतने पतले में करेंगे, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, और इसका तरंग क्या है, ज़्यादा है। यानी कोई कितना मोटा पट्टी लेकर चल रहा है, कितने चौड़े रास्ते पे चल रहा है, वह उसका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यानी मतलब सबसे चौड़े रास्ते पे चलता है। तो आप बताइए, जब इसके आगे कोई प्रकाश आएगा तो क्या इसको रोक पाएगा, तो बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, ये इससे आगे निकल जाएगा। कुछ मात्रा रुकेगी, फिर आगे जाके प्रकाश का विवर्तन होता है, तो इससे क्या होता है, रोक लेता है। ठीक है, मतलब आप समझिए बात को। लेकिन अगर इसके सामने अगर कोई प्रकाश इतना बड़ा आ गया तो इसको क्या करेगा, रोक लेगा, यानी इसका क्या करेगा, परावर्तन कर देगा। तो सेम कंडीशन यही होता है कि जब
बाकी जो रंग होते हैं उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। और जो बैगनी, देखिए बैगनी जो रंग है और जो आपके एक और रंग है नीला, बैगनी और नीला, यही दोनों ऐसे रंग हैं। बाकी रंग भी तो जाते हैं यहाँ पर, आपका जो आपका जामुनी है ये भी जाएगा, लेकिन होता क्या है कि इन रंग, ये जो रंग हैं ये टकराने के बाद वायुमंडल में इनका क्या होता है, परावर्तन होता है, पुनः कहाँ, वायुमंडल में पहुँच जाते हैं। अब जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, देखिए जाते कौन कौन रंग है, बैगनी भी जाता है, नीला भी जाता है और जामुनी जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमको आकाश ना ही तो बैगनी दिखाई देता है, ना ही जामुनी और ना ही नीला, सॉरी नीला, हमको नीला ही दिखता है। अब नीला क्यों दिखता है, तो नीला इसलिए दिखता है कि जो हमारा जो नेत्र है वह नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही है, इसलिए हमको ना ही बैगनी दिखता है ना ही जामुनी, हमको आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर वायुमंडल ही ना हो तो क्या होगा, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच से अगर हम वायुमंडल को हटा दें, जैसे वायुमंडल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच से वायुमंडल हट गया, तो जो भी प्रकाश यहाँ से चल रहा है सीधे कहाँ जाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा, यानी इसको बीच में रोकने वाला नहीं है। तो अगर जब बीच में कोई रोकने वाला नहीं है तो यहाँ पर कोई प्रकाश तो होगा नहीं, ठीक है, इधर से कोई प्रकाश तो जाएगा नहीं, सारे प्रकाश पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो जब कोई प्रकाश इधर जाएगा नहीं तो यहाँ पर ये पूछता है कि तब हमको आकाश कैसा दिखेगा। तो याद रखिएगा जहाँ कोई प्रकाश नहीं होता है वहाँ आकाश क्या दिखता है, काला दिखता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी सभी अलग अलग टॉपिक हैं अपने आप में, तो इन टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर पाना उतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सेपरेट वीडियो अगर लेकर चलें तब जाकर के इनका कहीं ना कहीं 1-2 घंटे में ये टॉपिक ही सिर्फ डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकरण का क्या होता है, आकाश जो है वह हमको नीला दिखाई देता है, यह घटना है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ देखिए, कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है इससे क्या होता है, तब क्वेश्चन सुने होंगे, तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी के अगर हमको कोई जल पेंसिल में कोई चीज़ रखे हैं तो वह टेढ़ा हमको दिखता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। चल यहाँ देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। देखिए वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण है, यानी वही बात करें प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसका कारण क्या है, तो देखिए वैसे कारण तो बहुत सारे हैं, उसमें जलवाष्प भी होते हैं, गैस के कण भी होते हैं, लेकिन जो मेजरली कारण है क्या है, धूल के कण हैं। विसरण का मतलब वही है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो जो मेजरली क्या है, धूल के कण हैं, इसको इसी के कारण क्या होता है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जलवाष्प होते हैं, ठीक है, और ये सब कहाँ होते हैं, वायुमंडल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और धूल के कण भी क्या होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो देखिए जो मतलब क्या है, वह एक ऐसा ताप है दोस्तों, ठीक है, जिस पर जो बर्फ है, पानी है और वाष्प है, ये तीनों क्या होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। अगर पानी है तो पानी, बर्फ है तो बर्फ और वाष्प है तो वाष्प होते हैं। इस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिक ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक ताप बोलते हैं इस ताप को, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्रांति ताप है दोस्तों, इस क्या होता है, क्रांति ताप वह होता है जिस पर क्रांति ताप, थोड़ा ही क्रांति ताप स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए छोड़ते, आगे वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए हिमांक बताई दिए आपको, क्वथनांक भी बताई दिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज हमने आपसे सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं दोस्तों किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये मेरे आज के 15 प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आपके प्रश्न या आपको मेरा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपने मतलब आप इसी तरह दोस्तों अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, वीडियो देख करके इम्प्रूव कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक अगर
महीने आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए तो आपका कहीं ना कहीं जो जीएस है बहुत ही उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। यानी आपको अपने आप पे पूर्णतः विश्वास होगा कि हाँ ये जीएस हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोस्तों कुछ टॉपिक्स भी करने वाले हैं। आज अभी मेरा एक वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें हम डिस्कस करेंगे आदर्श गैस समीकरण के बारे में, और चार्ल्स का नियम क्या है, बायो का नियम क्या है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स का नियम क्या है। एग्जाम में सीधे पूछता है कि चार्ल्स का नियम क्या है, बायल का नियम क्या है, आदर्श गैस समीकरण क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम उसका मतलब आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मेरी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है, उसमें मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।